हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चा पार्टी आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स द न्यू चैप्टर। दैट चैप्टर इज ऑसिलेशन। आज हम जिससे डील करने वाले हैं दैट इज ऑसिलेशन। अब देखो, जब मैं ऑसिलेशन वर्ड को डिफाइन करूंगा उससे पहले मुझे जाना होगा काइनेमेटिक्स में। मुझे बात करनी होगी मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स के टाइप्स की। देखो बच्चा, जब आपने मैकेनिक्स को पढ़ा, ठीक है, तो आपने कहा कि सर जी मैकेनिक्स का मतलब है जो मोशन से डील करता है, जो मोशन से डील करता है, जो फिजिक्स का ब्रांच मोशन से डील कर रहा है स्पेशली, आप उसको किसकी कैटेगरी में पढ़ते होते हो? आप उसको मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते होते हो। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, स्टैटिक और डायनामिक थ्री टाइप्स आते हैं, जिन तीनों टाइप पे हमने चैप्टर्स में भी पढ़ा है। अगर आप डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स को हम लॉज ऑफ मोशन के अंडर पढ़ते होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैकेनिक्स स्पेशली डील करता है किसके साथ? मोशन के साथ, ठीक है। और मोशन के जो मैंने जो टाइप्स देख रखे हैं वो है मेरे पास लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर या फिर आप उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ये आपने देख रखा है। और आपने कहा है कि सर जी एक होता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, और एक होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। एक होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि दूसरे में अगर मैं लिखूं तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। देखो बच्चा लोग, ये थ्री टाइप्स मोशन के हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, या यूं कहें कि मैकेनिक्स के अंडर आके हमने इन तीनों पे बातें करी थी। लीनियर और ऑसिलेटरी मोशन पे भी बात कर रखी है, सर्कुलर और रोटेटरी पे भी बात कर रखी है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी पे भी बात कर रखी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑसिलेटरी मोशन के साथ डील करने वाला है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम मोशन अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। बहुत तरह के मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सीधा चलना, सर्कुलर मोशन में चलना, मेन पोजीशन के अबाउट, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ चलना। तो ये सारे मोशन हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और मैंने बहुत ही बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन आपके सामने रखे। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की स्पेशली, मैं और किसी बात पे नहीं जा रहा, ऑसिलेटरी पे जा रहा हूं सीधा, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बातें मैं सीखता आया हूं आज तक, वो बातें मेरे को कहती है कि ऑसिलेटरी का मतलब है किसी पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करना, दैट इज नथिंग बट द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या कहता हूं मैं? पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, particle moves to and fro, back and forth, back and forth about its mean position, about its mean position, mean position, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करता है पार्टिकल, देन दैट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। अब आप एक बात याद रखिए बच्चा, ऑसिलेटरी मोशन का मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल पेंडुलम। देखिए कैसे सिंपल पेंडुलम को मैं किस तरह से बनाता हूं, किस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये लीजिए उसका मीन पोजीशन, मान लीजिए मैं उसको, सिंपल पेंडुलम के लिए मेरे को एक स्ट्रिंग लेना होगा। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, और इसका वेट भी हम क्या मान के चलते हैं? ना के बराबर हम मान के चलते होते हैं। ये कोई मासिव पार्टिकल, ठीक है, और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। मान लीजिए ये यहाँ पे एक्सट्रीम है और यहाँ पे
यहाँ एक्सट्रीम है मान लीजिए, ठीक है, ये आपने मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां से मान लीजिए ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हमने दिखाई है और लेंथ ऑफ रोप रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो है लेंथ ऑफ रोप जो है वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन से, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बातें बताने वाला हूं आपको कि देखिए ये कुछ इस तरह से ये हो गया जी, आपके पास इस तरह का मोशन है, सर्कुलर लाइक मोशन, ठीक है, सर्कुलर लाइक मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो। अब एक बात तो आप याद रखिए कि जब आप मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ क्या कहलाएगा, बोलो। स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि वो मैक्सिमम कितना जा सकता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक बात याद रखना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी जो होती है ना, ताकत जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जिसमें एक बार पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे चला गया, एक बार पीछे आ गया, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट अगर ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ऑसिलेशन अगर आपका कंप्लीट है, कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 360 डिग्री, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए आपका एंगल क्या बनता है, 360, कंप्लीट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एक बार वो आगे गया, आगे से वापस आया, तो दोनों साइड जब एंगल आप ऐड करोगे तो आपके पास एंगल हमेशा कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात आती है पीरियोडिक मोशन की, पीरियोडिक मोशन कैसे होता है, जैसे कि दिन और रात का बनना पीरियोडिक है। पीरियोडिक मोशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद उस पर बातें और ज्यादा करी जाएंगी। देखो क्या है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, विच रिपीट्स itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, ठीक है ना, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि तुम मंडे टू फ्राइडे स्कूल आते थे, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे स्कूल आप आते ही आते थे, तो वो पीरियोडिक था आपका मोशन, है ना। लेकिन इस कोरोना ने आपके वो पीरियोडिक मोशन को ठीक है, अनपीरियोडिक बना दिया उसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, पीरियोडिक मोशन में रात दिन का बनना, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, घड़ी की जो सुइयां होती है उनका मोशन, जैसे चंद्रमा का दिखना, वो भी पीरियोडिक है क्योंकि वो भी फिक्स इंटरवल में आपको दिखता होता है। जैसे कि मौसम का बनना, जैसे कि सिंपल पेंडुलम मैंने आपको दिखा रखा है, दिस इज आल्सो स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन वो है, जैसे हम अर्थ के रोटेशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल सारे के सारे पीरियोडिक मोशन। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा विटा पीरियोडिक कब होते हैं? आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वही वैल्यू कब आएगी। देखो अगर मैं आपको कह दूं कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, मतलब अगर आप पीरियोडिक में लाना चाहो तो
देखो कोई भी वेव जो है ना, कोई भी ये साइन जो वेव होती है, ये अपने आप को रिपीट कितने बार करती है, ये देखो ये देखो मैंने गोल चक्कर लगाया, मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे वापस आ गया कितने डिग्री एंगल में, 360 में। तो यानी कि 2 पाई 360 तो साइन मान लो 360 390 डिग्री है, 390 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 360 प्लस 30 डिग्री, मतलब चौथे से आगे इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यानी कि इसका ये 2 पाई एंगल के बाद क्या है, 2 पाई एंगल पे क्या है ये, इसमें 2 पाई जोड़ दो चाहे कोई भी एंगल हो, 2 पाई पे क्या है, पीरियोडिक है ये, ठीक है ना। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई, 2 पाई इसका क्या है बेटा, पीरियड है जो इसको क्या कर देता है, रिपीट कर देता है, ठीक है ना। थीटा प्लस 2 पाई ये इसको क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। 2 पाई पे क्या हो जाता है, रिपीट, आपको मैंने बताया ना 2 पाई पे। इसी तरह से cos थीटा को भी लिख सकते हैं आप, तो cos थीटा प्लस 2 पाई ये भी अपने आप को 2 पाई पे क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, ठीक है ना। ये भी अपने आप को क्या कर देगा, 2 पाई पे रिपीट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, 2 पाई इसका क्या बन गया, 2 पाई इसका बन गया क्या, पीरियड, इसका पीरियड क्या बना, 2 पाई बना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। जैसे कि एक साइन वेव है वो भी अपने आप को रिपीट करके चलती है, साइन वेव या कोस वेव वो भी अपने आप को रिपीट करती है। हाँ, हमने रिपीट करने के लिए उसका एंगल भी बता दिया आपको कितना, 2 पाई, 2 पाई एंगल के बाद वो क्या करता है, रिपीट करता है। अब आता है बेटा हार्मोनिक। हार्मोनिक वर्ड बड़ा यूज होगा यहाँ पे, हार्मोनिक। हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, हार्मोनिक। हार्मोनिक ऑसिलेशन उसको बोलते हैं जिसको हम मतलब साइन या कोसाइन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, या तो साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकें या फिर कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकें। साइन या कोसाइन से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इस तरह से मैं साइन वेव की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ठीक है, साइन वेव का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं बच्चा लोग, इस तरह से देखो आपकी स्क्रीन पे साइन वेव चल रही है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे एक वेव कंप्लीट कहां से होती है, यहां से चल के 0 टाइम, यहाँ पे t/2 टाइम और यहाँ पे t टाइम, मतलब 0 से लेकर t टाइम तक एक वेव क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जो आपको दिख रही है 0 से लेकर t टाइम तक एक वेव कंप्लीट हो जाती है। एक वेव कंप्लीट होने में एंगल कितना बनता है, 2 पाई, टाइम कितना लगता है t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है यहाँ पे, 2 पाई बाय कैपिटल T, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चा मैं इसके बारे में बात बता दूंगा आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर तो रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं, अगर रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे। अगर रोटेशन कंप्लीट नहीं हो रहे, मान लीजिए एंगल 2 पाई की जगह हमें नहीं पता कितना एंगल बन रहा है तो थीटा लेंगे, टाइम की जगह स्मॉल टी लेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है ये, दिस इज नॉट टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड वो होता है जिसमें एक वेव या एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओमेगा इंटू टी किसके बराबर है, ओमेगा इंटू टी आपका 2 पाई के बराबर है, यहाँ किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है ना, थीटा के बराबर। एक बात याद रखना कि यहाँ वाली जो टर्म है ना, यही टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, यही टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। यही टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब आप कह रहे हैं कि सर जी ये वेव की टर्म में चल रहा है, तो वेव की वेवलेंथ भी होगी, वेव की वेवलेंथ भी होगी, तो वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा, ठीक है, दिस इज द वेव की लेंथ, वेवलेंथ। अब मान लीजिए कि वेव किस स्पीड से चल रहा है, वेव की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं v,
ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वेवलेंथ की टर्म में, लैम्डा डिवाइड बाय टाइम टी। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो लैम्डा डिवाइड बाय टी होगी, और टाइम किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो दिस इज लैम्डा इनटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, है ना। v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, यानी कि लैम्डा अगर v को मैं कांस्टेंट रख लूं, v को अगर मैं कांस्टेंट रख लूं, देखो बच्चा ऊपर ही ऊपर देखो, अब मैं ऊपर ही ऊपर थोड़ी सी जगह यूज कर रहा हूं यहाँ पे, v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। इफ v इज कांस्टेंट, अगर हम v को कांस्टेंट रख दें तो लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, दिस हैपेंस फॉर लाइट, स्पेशली लाइट के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना बच्चा। तो लाइट के केस में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। देखो कैसे, अपनी अब बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि नया बोर्ड बनेगा और उस पर हम काम करेंगे फिर। ठीक है, तो ये मैं देखिए चलो, हम बात कर रहे थे हार्मोनिक पे। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक हार्मोनिक फंक्शन लेके आता हूँ, हार्मोनिक मैंने वो कहा है जो साइन या कोसाइन की टर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन दी है, ये देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन हमने दी है यहाँ पे, ये देखो भाई कोई बात नहीं, ये देखो ऐसे। ठीक है, हमने बनानी है क्या, साइन वेव। ये देखो जी, ये हमारी, मैं यहाँ बनाऊंगा साइन वेव, देखो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे। अब देखो यहां से अगर मैं लीनियर की डायरेक्शन देखना चाहता हूं, देन दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी आई थिंक, है ना। ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। अगर मैं इसको एंगल मान लूं थीटा, और इसके एम्पलीट्यूड को मान लूं a के बराबर, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ये वाली वैल्यू मैं मान लूं a के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, ठीक है, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलिए आपका, आप y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। भाई आप मान लीजिए कि इस तरह से मूवमेंट हुई है आपकी, इसी डायग्राम को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड है सर, ठीक है, आप जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, आपके पास जो एंगल बना है वो यहाँ बना है थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास है ये y, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ, तो y बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, a साइन थीटा। a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a साइन थीटा। अब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को आप ओमेगा इंटू टी, देखो थीटा को तो आपने लिखा था ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है, तो लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी। अब अगर मैं ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करूं, ओमेगा को, तो क्योंकि यहाँ पे वेव बन रही है ना, तो वेव बन रही है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी भी मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यानी कि y डायरेक्शन में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y डायरेक्शन में, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बताओ क्यों, क्योंकि साइन थीटा की अगर वैल्यू +1 रख देते हैं ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 और -1, +1 और -1। तो y इज इक्वल टू a, अगर y आपका a के बराबर हो गया तो वैल्यू क्या है उसकी, मैक्सिमम है, वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। y अगर a के बराबर हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, मैक्सिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका, y के बराबर होगा, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, y के बराबर होगा। चलो जी आगे चलते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भाई, अब हम बात करने वाले हैं
पीरियोडिक मोशन की हमने बात कर दी, और उसके बाद हार्मोनिक की हमने बात कर दी, उसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन की बात कर दी। अब हम बात करने वाले हैं सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक तो हम फेज के बारे में लिखना चाहेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, दो वेव कैसे चल रही है उनके बीच फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो, फेज डिफरेंस का मतलब होता है दो पार्टिकल्स के बीच में कि एंगल का डिफरेंस। बेसिकली हम इसको एंगल का डिफरेंस से याद रखें तो बहुत बेहतरीन बात होगी ये हमारे लिए। ठीक है, अगर हम एंगल के डिफरेंस से इसको याद रखें फेज डिफरेंस को, तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। चलो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या पता आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो वेव है और दोनों वेव ऐसे चल रही हैं कि उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वन वेव की लेंथ। मान लीजिए, लेट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू लैम्डा, देन एंगल का डिफरेंस कितना होगा, देन फेज का डिफरेंस कितना होगा। अगर लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस ये देखो 180 प्लस 180 360 डिग्री। 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। देख लो बच्चों, ये बात याद रखना, 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 360 अपॉन 2 पाई, 360 अपॉन 2 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, 2 पाई रेडियन। इफ पाथ डिफरेंस, if path difference between two waves is 1, तो फेज डिफरेंस कितना होगा आपके पास, 2 पाई बाई लैम्डा। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज x, तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। x क्या है, पाथ डिफरेंस। यानी कि फेज डिफरेंस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स के लिए एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। दैट फॉर्मूला इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x, क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, x क्या चीज है, पाथ डिफरेंस। यानी कि फेज डिफरेंस के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला बन के आया है। उस फॉर्मूले का नाम है कितना, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये लो जी, ये आपके सामने हमने फेज डिफरेंस के लिए रिलेशन लिख दिया। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम। देखो बच्चा, एसएचएम के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये पीरियोडिक मोशन है। पहली बात, पीरियोडिक मोशन है, और ऐसा पीरियोडिक मोशन है जो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के कॉन्सेप्ट को ओबे करता है। बस इतनी सी बात याद कर लो इसकी, आपका कॉन्सेप्ट बन गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जो पीरियोडिक है और एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के कॉन्सेप्ट को ओबे करता है। अब एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरी टेंडेंसी मेरी मीन पोजीशन पे वापस जाने की 100% है। ठीक है ना, मेरी टेंडेंसी मेरी मीन पोजीशन पे वापस जाने की 100% है। मेरी बात आप समझ गए। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना बेटा, कि ये कह रहा है कि मेरी टेंडेंसी मेरी मीन पोजीशन पे वापस जाने की है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इसका, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, देखो भाई,
एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ जी, हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक का मोशन का क्या मतलब होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और F इज इक्वल टू kx माइनस ऑफ kx का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? इलास्टिसिटी में आता है, जहां तक मैंने पढ़ा है इलास्टिसिटी में आता है। ये क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहता है आप मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाओगे, फोर्स आपका उतना ही ज्यादा रिस्टोर होके चलेगा। फोर्स उतना ही ज्यादा आपका रिस्टोर होके चलेगा। तो अब देखो भाई, मैं क्या बात कह रहा हूं यहाँ पे। देखो, आपके पास दो बातें होती है बेटा। एक होती है यहाँ पे साइन वेव और दूसरी होती है कोसाइन वेव। साइन वेव की क्या खासियत है? साइन वेव की ये खासियत है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? मैक्सिमम जाएगी कहां तक? +1 तक। ठीक है। लेकिन कोस की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? डिक्रीज होती है। ठीक है। और मिनिमम कहां तक जाती होती है? मिनिमम जाती होती है -1। ठीक है ना? मिनिमम जाती होती है कहां तक? -1 तक, जो 180 डिग्री पे जाके उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है। तो अब देखो बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने पीरियोडिक प्लस जो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx के कॉन्सेप्ट को ओबे करता है ना, आप उसको बोलते हैं क्या? पीरियोडिक। अब देखो, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन है? एक्स। जैसे कि मैं आपको इसका एक मैं भूल गया उसका, आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। कैसे कि हमने ना ये बातें ज्यादातर स्प्रिंग के साथ कर रखी है, या कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी आप कर सकते हो, वैसे मैंने नहीं कर रखी। ठीक है। देखिए, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ऐसा 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 स्प्रिंग है। ठीक है ना? ये मेरे पास स्प्रिंग है। ठीक है। अगर मैं इसके इस एंड पे फोर्स लगा देता हूं, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जैसे मैं फोर्स रिमूव करूंगा, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये वापस किसके कारण आता है? रीस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से ये वापस आता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के का नाम क्या बनता है? के का नाम बनता है स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका नाम बनता है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना? नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। भाई, आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में स्टोर हो रही है? इस डायरेक्शन में। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहती है? कि मैं उसको उसकी मीन पोजीशन पे वापस लेके जाऊं। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है x। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होती है। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन हियर इन f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ठीक है। k का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसके डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ के होते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, और x के लिए l, तो m1 t-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका? k का। इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। या फिर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? भाई, आप मतलब ये सिंपल सी बातें हैं जो मैंने इसके बारे में आपको बता दी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होगा। ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन के लिए बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में हम किस तरह से चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, वो बात आती है। वो बात हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को याद करने का एक तरीका बन गया।
याद करने का क्या तरीका बना कि सर जी ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक मोशन है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूं और बोर्ड बना देता हूं नया। हाँ जी, हमने बात करी है अब तक किस पे, अब तक हमने बात करी है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, एसएचएम पे। एसएचएम के लिए हमने अब तक जो बात सीखी है वो बात ये है कि वो पीरियोडिक है और वो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX का कॉन्सेप्ट ओबे करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कैसे अटैच कर पाऊंगा, ये टॉपिक मुझे यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ मेरे को जोड़ के बताना है। देखो बच्चा, ये मेरा है एक सर्कुलर पाथ जिस पे अभी मेरी मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। और ये है मेरे दोनों के दोनों डायमीटर, मेरे दोनों राम लक्ष्मण। ये देखो, ये राम है और ये मेरा लक्ष्मण, ठीक है। तो ये मेरे दोनों के दोनों डायमीटर हैं एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज ओरिजिन से, दिस इज एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं इस सर्कुलर पाथ में मूवमेंट मेरी हो रही है। मान लो मैं इस सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से मूव कर रहा हूं कि मैं पोजीशन पी पे आ चुका हूं, इस पोजीशन में। अगर मेरी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखी जाए या एक्स एक्सिस पे देखी जाए तो मेरी प्रोजेक्शन कितनी होगी? एक्स एक्सिस पे मैं पूछ रहा हूं भाई, मेरी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितनी होगी? तो आप कहोगे सर जी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये लो जी, मैं आपके कहने से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। ये लो बच्चों, यानी कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो होगा प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। ये मान लीजिए, आप इसको पॉइंट को मान लीजिए एन पॉइंट, तो ओ से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ पी अलोंग एक्स एक्सिस। भाई पी की परछाई एक्स एक्सिस पे कितनी बनती है? ओ एन के बराबर बनती है। इसका साफ मतलब यही है, ठीक है। अब इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना। सेंटर से इस पोजीशन का डिस्टेंस वो रेडियस कहलाएगा, ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, और भी बातें करेंगे हम इसमें, ठीक है। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग पहले आप एंगल वेंगल मान लो, यहाँ पे एंगल वेंगल मान लो, इस एंगल को मान लो आप थीटा। तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा की वैल्यू हो सकती है ओमेगा इंटू टी। तो यानी कि इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ओमेगा इंटू टी के बराबर, ठीक है ना, ओमेगा इंटू टी। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसको आप रेडियस ले लें आर के बराबर, तो एक्स बाय आर की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। एक्स बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है? ओमेगा इंटू टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? आर कोस ओमेगा टी, ठीक है जी। अब इसी की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी प्रोजेक्शन चेक करते हैं क्या है इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग इसकी प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? यहां से नॉर्मल ड्रॉप कर दो भाई, ये लो जी, ये हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। अब यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर एन, एन की जगह वर्ड लिख दो एम। ओ एम आपके पास किसके बराबर है? वाई के बराबर है। यानी कि आपने कहा कि ओ एम इज इक्वल टू वाई। अब ओ एम किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू पी एन, पी एन के बराबर है, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो निकाल लो, फिर कोई बात नहीं। पी एन की वैल्यू क्या होगी? पी एन आपके पास इस ट्राइंगल में ओपीएन में पीएन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा की जगह क्या है? ओमेगा इनटू टी। तो पीएन इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप इसको एक चीज से और से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप इसको मान लीजिए, क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बेस, ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इस ट्राइंगल के साथ इसको इक्वेट कर लो चाहे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप कर लो। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आपको प्रोजेक्शन चेक करनी है, तो अब आपके एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे? इसकी प्रोजेक्शन है एन पे,
दिख रही है ना? हाँ देखो, इसकी प्रोजेक्शन एन पे है। मान लो ये यहाँ चला गया तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ चला गया तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ चला गया तो इसकी प्रोजेक्शन ओरिजिन पे आ जाएगी, यहाँ चला गया तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, उसकी प्रोजेक्शन भी मूव करती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। यानी कि एसएचएम को कैसे डिफाइन करते हैं आप? एसएचएम को हम यहां सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑन एनी डायमीटर, चाहे एक्स वाला ले लो चाहे वाई वाला ले लो, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शन से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हम वाई वाले डायमीटर के अलोंग काम करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो हम इसकी भी बातें करेंगे और हम उसके साथ साथ कुछ एक बातें जैसे कि वेलोसिटी की, जैसे कि एक्सेलरेशन की, जैसे कि फोर्स की, ठीक है, जैसे कि एम्पलीट्यूड की, जैसे कि इन सभी की प्रेजेंटेशन की, वो सारी बातें भी हमारी यहाँ पे चलती रहेंगी। तो बिना टाइम को गवाए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अलोंग द डायमीटर चलना है, चाहे वो डायमीटर हमारा एक्स वाला हो, चाहे वो डायमीटर हमारा वाई वाला हो, चाहे वो डायमीटर हमारा एक्स वाला है, चाहे वो डायमीटर हमारा वाई वाला है, हमें डायमीट्रिकली ही मूवमेंट शो करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि आपकी जो मूवमेंट हो वो डायमीट्रिकली मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एसएचएम के लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा, बच्चा पार्टी, ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि डायमीट्रिकली मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल, अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने किसके लिए काम करना है? हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काम करना है। ये लीजिए जी, आपका सर्कल आपके सामने रेडी है। ठीक है, अब आपके पास राम और लक्ष्मण ले आइए। राम और लक्ष्मण कौन है? इसके दोनों के दोनों डायमीटर, जिनको ये क्या करके चलता है, बराबर। ठीक है, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, ये आपकी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। Now we are studying some characteristics of simple harmonic motion for uniform circular motion, and the first characteristic I am going to deal with displacement. We are going to deal with the first characteristic, and that first characteristic is डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ मुझे डील करना है। कैसे मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करूंगा? देखो, मेरी जो प्रोजेक्शन है, अब मेरे को वाई एक्सिस के अलोंग उससे डील करना है, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां से चला, यहां से मैं चला, ठीक है, एक्स से चला हूं मैं, और एक्स से चल के मेरी जो पोजीशन है वो ये है, यहाँ पे पी पॉइंट पे मेरी पोजीशन। ठीक है ना? अगर मैं उसका क्या वैल्यू देखूं, डायमेट्रिकली वाई एक्सिस के अलोंग चलूं, तो वाई एक्सिस के अलोंग मेरी वैल्यू क्या बनेगी, ये एंगल थीटा, ये वैल्यू वाई की। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यूज मुझे चेक करनी होगी वाई एक्सिस के अलोंग। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो 100% श्योर है ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ये आपके पास वाई है, और ये हमने मान लिया इसका रेडियस हमने मान लिया ए के बराबर। तो आप बताइए मेरे को y बाई ए किसके बराबर होगा? y बाई ए साइन थीटा। थीटा किसके बराबर है? आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इनटू टी। देखो बच्चों, मैं कैपिटल टी नहीं ले रहा यहाँ पे, मैं यहाँ स्मॉल टी ही लेके चल रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, a साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा की जगह लिख रहा हूँ ओमेगा इनटू टी, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब मान लीजिए कि मेरा जो इनिशियल फेज है वो जीरो है, जीरो है तो ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसमें इनिशियल फेज, अगर मान लो मेरा इनिशियल एंगल मेरा जीरो है, फाई इज इक्वल टू जीरो, इफ
इनिशियल फेज is 0 then it's okay। अगर इनिशियली मैं यहां से चला, मैं कहां से चल सकता हूं, मैं यहां से चल सकता हूं। मान लीजिए मैं यहां से चला और यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो है y, ठीक है। तो अब मेरे पास एंगल कितना बन गया, अब मेरा कॉन्सेप्ट बन गया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और अगर मान लीजिए कि मेरा एंगल ऊपर जाके बन रहा है, यहां जाके बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर जाके यहां जाके बन रहा है मेरा एंगल कुछ, ये एंगल मेरा यहां जाके बना है कुछ, जिसकी वैल्यू है कितनी, जिसकी वैल्यू है फाइव। और अब यहाँ पे एंगल जो है ये है आपका थीटा, ठीक है, इसको आप रब कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल है थीटा। तो अब आपका जो एंगल रहेगा, पहले जो एंगल था ओमेगा टी, उसमें से अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऊपर जाके एंगल बना है तो ओमेगा टी माइनस क्या करना पड़ेगा, फाइव। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली गाइस, ये वैल्यू है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट से आप एम्पलीट्यूड बता सकते हो मेरे को। तो अगर यहीं से मैं पूछ लूं आपसे कि अब बिना घुमाए आप मेरे को एम्पलीट्यूड भी बता दो, तो आप क्या कहोगे, सर जी मैक्सिमम वैल्यू देख लो डिस्प्लेसमेंट की, दैट्स द एम्पलीट्यूड। तो y इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, a sin ओमेगा टी। तो आप कहोगे कि f sin ओमेगा टी का वैल्यू क्या बन जाए, +1 के इक्वल बन जाए, देन y इज इक्वल टू a। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू एम्पलीट्यूड। वो क्या कहलाएगा बच्चा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब यहीं से अपन वेलोसिटी को देख लेते हैं, वेलोसिटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को कैसे चेक करते होते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में कौन आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वेलोसिटी का आर्टिकल भी बन गया। वेलोसिटी कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। वेलोसिटी में आपको स्पेशल जो बात लिखनी है वो बात यही है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है ds बाय dt, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू ds बाय dt। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जी आपके पास y के इक्वल। तो dy बाय dt, और d बाय dt ऑफ y की वैल्यू कितनी है जी, a sin ओमेगा t, ठीक है। तो a को बाहर निकाल लीजिए जी, और d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी, o का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो a cos ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन का आ जाएगा cos, और विद रिस्पेक्ट टू t है तो t के साथ मल्टीप्लायर है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो दिस इज a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। दिस देखो बेटा, इसमें भी कुछ हम सुधार कर सकते हैं। वो ये लाइन गलती से ड्रॉ होगी भाई, इसमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं आपा। वो सुधार क्या है हमारे पास, देखो इसको लिख सकते हैं a ओमेगा, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर कोस थीटा कितना बना बताओ, कोस थीटा बना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बना ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी को, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, साइन ओमेगा टी आ गया आपके पास y बाई ए के बराबर। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू y बाई ए है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर में। तो ये आपके पास बन गया a ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, अंडर रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आपके पास v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर वेलोसिटी, दिस इज फाइनल रिजल्ट फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। if y is equal to becomes equal to 0, if y becomes equal to 0,
देन v इज इक्वल टू a ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा याद होगा आपको, वही कॉन्सेप्ट बन गया। v इज इक्वल टू a ओमेगा, a रेडियस मान रखा है आपने यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा आपके पास रिलेशन में आ जाता है यहाँ से। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो ये बात आप याद रखना कि वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितने निकाली है। वेलोसिटी की वैल्यू है a ओमेगा cos ओमेगा t, जिसको फर्दर हमने सॉल्व करके उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ओमेगा इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसी तरह से इसी के बेसिस पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चा, एक्सेलरेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो हाँ जी, अब देखना है हमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 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 क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt। अब v की वैल्यू क्या है, ऊपर ही तो बैठी है, v की वैल्यू निकाल लो, d बाई dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t। देखो भाई बच्चा लोग, आपका a ओमेगा बाहर आ गया, a एम्पलीट्यूड है या रेडियस है जो कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू t चल रहे हैं, d बाई dt ऑफ cos ओमेगा t। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पहले ही लगा दो, माइनस ऑफ a ओमेगा, cos का हो जाएगा sin ओमेगा t, ओमेगा इंटू टी का हो जाएगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t किसके बराबर है जी, देखो a sin ओमेगा t, ये देखो ऊपर जहां मैंने घुमाया है गोल गोल, अब y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी कि एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y के बराबर आ गया, वेयर y इज इक्वल टू किसके बराबर है, a sin ओमेगा t के बराबर है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट गाइस, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y। ठीक है ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है आपके पास। ठीक है ना, इस रिजल्ट से बहुत सारी नई नई कहानियां लिखी जाएंगी। ठीक है, उनमें से आप भी एक कहानी लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चा, लास्ट इसका हमें करना है वो है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड हम निकालते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास स्पेशली क्या रहेगा, टाइम पीरियड हमारा क्या आना चाहिए, टाइम पीरियड आना चाहिए हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है हमारा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, यही है ना, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर लें भाई, चलो कोई बात नहीं, करते हैं कैसे ना कैसे सॉल्व। तो देखो जी, मेरे पास एक्सेलरेशन है मेरा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू y, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है जी a अपॉन y, तो ओमेगा इज इक्वल टू बनता है जी अंडर रूट a अपॉन y। अब ओमेगा होता है जी 2 पाई बाई कैपिटल T, तो वो बन गया जी a बाई वाई, a गया है जी एक्सेलरेशन है, y गया है जी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 पाई, ये एक्सेलरेशन और y क्या है जी डिस्प्लेसमेंट। तो t बना लो जी यहाँ से, t आपके पास कितना आ जाएगा जी, t आ जाएगा जी 2 पाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है ना, तो वो आपके पास रिजल्ट आपको दे देगा। तो यहां से आप टाइम पीरियड को इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये आपका टाइम पीरियड की वैल्यू आ चुकी है, नोट कर लें सभी बच्चा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बहुत ही अच्छी रही है। ठीक है, आप नोट करके चलें, जो बच्चे प्रेजेंट हैं मैं एक बार उनको देख लेता हूँ। अमनप्रीत कौर, उनकी अटेंडेंस भी भेज देता हूँ। अमरवीर, हरलीन कौर, ईशान, कंवल, खुशदीप, मनिंदर सिंह, नवदीप सिंह, माहुलप्रीत कौर, प्रिंस सिंह चौहान, रोमिका, सहज और वंशिका, रोमिका, सहज और वंशिका। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू।